Now, let's start with language processing system. So language processing system क्या होता है, ठीक. So basically हम लोग क्या कहते हैं कि normally compiler जो हम use करते हैं, why we are using that compiler, तो we can say that compiler is used to translate our source code to the target code, है ना. तो exactly जो processing होती है, जो एक स्पेसिफिक लैंग्वेज आपने लिया, हम सिंपली इतना बोलते हैं कि हम क्या करते हैं, सोर्स कोड को टारगेट कोड में पास करना है, ये कंपाइलर का काम है. बट जो एक लैंग्वेज होता है उसका कंप्लीट प्रोसेसिंग किस तरीके से होता है, जस्ट सी हियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जो भी आपका सोर्स कोड होता है, ठीक है, दैट सोर्स कोड इज पास्ड वाया, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज पास्ड वाया प्री प्रोसेसर. सो उसको हमें किससे पास करना होता है, प्री प्रोसेसर से पास करना होता है, ठीक है. प्री प्रोसेसर क्या करता है, हमें आउटपुट देता है. व्हाट इज आउटपुट, वी कैन से दैट इट इज मॉडिफाइड सोर्स कोड. आप यहां पे पूछ सकते हैं कि सर जो मॉडिफाइड सोर्स कोड और सोर्स कोड में क्या डिफरेंस हुआ. तो सी यार, सोर्स कोड का मतलब आपने सी में एक प्रोग्राम लिखा, आप सबसे पहले क्या लिखते हो, हेश इंक्लूड iostream.h, हेश इंक्लूड conio.h, इस तरीके से बहुत सारी हेडर फाइल आप लोग वहां पे क्या करते हो, ऐड करते हो. इफ यू आर राइटिंग योर प्रोग्राम इन सी और C++, तो हम हेडर फाइल सेट करते हैं. वाई वी आर एडिंग दैट हेडर फाइल, सो बिकॉज हम वहां पे बहुत सारे फंक्शंस यूज करें, लाइक CLR SCR, लाइक गेट CH, लाइक सी इन सी आउट या प्रिंट एफ, स्कैन एफ. तो ये सारी जो चीजें हैं इनकी डेफिनेशन कहाँ पे लिखी हुई है. सो डेफिनेशन ऑफ दिस इज रिटन इन दैट पर्टिकुलर हेडर फाइल्स. तो उन हेडर फाइल में लिखी हुई होती है, ठीक है. तो हम क्या करते हैं, जब सोर्स कोड को प्री प्रोसेसर से पास करते हैं, हमें मॉडिफाइड सोर्स कोड देता है. मॉडिफाइड सोर्स कोड क्या होता है, तो वो जो डायरेक्टरीज होती हैं, जो हेडर फाइल्स होती हैं, उनको हटाता है, एट द प्लेस ऑफ दैट उनका कोड लेके आता है. नाउ दैट बिकम अ मॉडिफाइड सोर्स कोड. अब उस मॉडिफाइड सोर्स कोड को हम पास करते हैं किससे, कंपाइलर से. सो नाउ वी आर पासिंग दैट विथ कंपाइलर, ठीक है. अब कंपाइलर से पास करना है तो वी कैन से कि हम यहाँ पे डायरेक्टली टारगेट कोड भी जनरेट कर सकते हैं, और वी कैन जनरेट अ इंटरमीडिएट कोड, तो हम उसको बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज या असेंबली कोड. सो अब आप कह सकते हैं कि सर असेंबली लैंग्वेज क्यों जनरेट किया, हम तो डायरेक्ट टारगेट कोड ही कर सकते थे. बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन असेंबली कोड इसलिए हम लोगों ने जनरेट किया, या इंटरमीडिएट कोड इसलिए हम लोगों ने जनरेट किया, बिकॉज इफ वी वांट टू मेक अवर कंपाइलर पोर्टेबल, जैसे हम बोलते हैं ना, इफ वी वांट टू मेक अवर लैंग्वेज पोर्टेबल. जैसे हम लोग कहते हैं कि जावा इज अ पोर्टेबल लैंग्वेज. क्यों पोर्टेबल है, क्योंकि हम क्या कहते हैं, जब हमने इनपुट दिया उसको हम कंपाइलर से पास करते हैं तो हमें बाइट कोड मिलता है. अब हम उस बाइट कोड को किसी भी मशीन पे रन कर सकते हैं जिसके पास क्या होगा, JVM होगा, जावा वर्चुअल मशीन होगी. तो उसी टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि पोर्टेबिलिटी अचीव करने के लिए, या फिर इफ यू वांट टू परफॉर्म ऑप्टिमाइजेशन ऑन दैट इंटरमीडिएट लेवल, आप उस कोड को ऑप्टिमाइज करना चाहते हो इस स्पेसिफिक लेवल पे बिफोर फाइनल टारगेट, यू कैन डू दैट ऑपरेशन हियर. ओके, तो हम असेंबली कोड में इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. अब यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज को हमने पास किया किससे, असेंबलर से. असेंबलर गिव्स अस आउटपुट दैट वी कैन से दैट इट इज टारगेट कोड आउटपुट मिलेगा. फिर हम इस आउटपुट को पास करते हैं किसके थ्रू, वाया लिंकर एंड लोडर. लिंकर लोडर. अब ये लिंकर और लोडर क्या करते हैं, इसमें सपोज टू बी कुछ फाइल्स हैं, सपोज टू बी कोई फंक्शन कॉलिंग थी, या कुछ एक्स्ट्रा मेटा डेटा इंफॉर्मेशन है, या जितनी भी लाइब्रेरी फाइल्स हैं. सो इफ यू वांट टू एड दैट फाइल्स, इफ यू वांट टू लिंक दैट फाइल, या फिर हमें इस स्पेसिफिक कोड को क्या करना है, मेमोरी अलॉट करनी है. क्यों हम मेमोरी अलॉट करते हैं, फॉर द एग्जीक्यूशन. तो उसके लिए हम लोग इसको किससे पास कर देते हैं, लिंकर या लोडर. लिंकर लोडर मतलब अल्टीमेटली फर्स्टली लिंक करना है तो लिंकर होगा, और उसके बाद लोड करना है तो लोडर होगा. तो लिंकर और लोडर से हम लोग पास करते हैं, तो उसके बाद हमें यहाँ पे एक आउटपुट मिलता है, ठीक है. मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं लिंक्ड कोड. ओके, तो लिंक्ड कोड हमें एज ए आउटपुट यहाँ पे मिला. that is our final target code. Okay, final target code. Now आगे आपको क्या करना है, you need to execute that. इसके आगे आप इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो सिंपली आप इसको क्या कर देंगे, एग्जीक्यूशन के लिए रन से रन करना है आपको. फॉर रन यू रिक्वायर अ CPU. सो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा. एग्जीक्यूशन के बाद आपको आउटपुट मिल जाएगा.
गॉट माई पॉइंट? सो दैट इज द एग्जैक्टली लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम. तो पहले सोर्स कोड को प्री प्रोसेसर से पास करो, फिर उसको मॉडिफाइड सोर्स कोड आपको मिलेगा, उस मॉडिफाइड सोर्स कोड को आप कंपाइलर से पास करो, फिर कंपाइलर से अगर आपने इंटरमीडिएट कोड लिया असेंबली लैंग्वेज तो असेंबलर से पास करो, टारगेट कोड मिलेगा, लिंकिंग लोडर किया, उसके बाद हमें फाइनल जो टारगेट कोड मिलता है वो हमें यहां पे मिलता है. गॉट माई पॉइंट? सो दैट इज एग्जैक्टली द प्रोसेसिंग ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज. ओके, लेट्स स्टार्ट विथ फेजेस ऑफ कंपाइलर. सो अगर हम लोग फेजेस ऑफ कंपाइलर की बात करें, देखिए एग्जैक्टली क्या होता है, व्हाट इज द वर्क ऑफ कंपाइलर? वी कैन से दैट कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर दैट ट्रांसलेट सोर्स कोड टू द टारगेट कोड. तो कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है. यस, एग्जैक्टली इट इज अ सॉफ्टवेयर. तो आप क्या ऐसा होता है कि कंपाइलर पे हमने इनपुट दिया हमें आउटपुट मिल जाता है? नहीं, कंपाइलर में बीच में उसमें प्रोसेसिंग होती है. ठीक है, तो एग्जैक्टली दैट कंपाइलर इज डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ फेजेस. डिफरेंट डिफरेंट फेजेस से आपका कोड पास होता है और फाइनली आपको टारगेट कोड मिलता है. गॉट माई पॉइंट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी कैन से, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि सबसे पहले जो आपका सोर्स कोड है, व्हाट वी कैन सी, देयर इज अ सोर्स कोड. ओके, तो इस सोर्स कोड को हम सबसे पहले पास करते हैं. वी कैन से दैट द फर्स्ट फेज ऑफ कंपाइलर दैट इज कॉल्ड लेक्सिकल एनालाइजर. सो योर सोर्स कोड इज पास्ड वाया लेक्सिकल एनालाइजर सबसे पहले. फिर लेक्सिकल एनालाइजर का जो आउटपुट होता है दैट आउटपुट इज पास्ड वाया सेकेंड फेज ऑफ कंपाइलर. अब हमने इसको सेकेंड फेज ऑफ कंपाइलर से पास किया. पॉइंट समझिएगा. व्हाट इज दैट इज सिंटेक्स एनालाइजर. सो फिर वो कोड आपका सिंटेक्स एनालाइजर से पास हुआ. ठीक है, आफ्टर पासिंग दैट कोड विथ सिंटेक्स एनालाइजर वी कैन से दैट नाउ वी नीड टू पास दैट कोड वाया थर्ड फेज ऑफ कंपाइलर. तो पहले लेक्सिकल से पास हुआ, सिंटेक्स से पास हुआ, सिंटेक्स से पास होने के बाद ये पास होता है सिमेंटिक एनालाइजर से. सिमेंटिक एनालाइजर. आफ्टर पासिंग दैट कोड विथ सिमेंटिक एनालाइजर, नाउ द नेक्स्ट फेज ऑफ कंपाइलर that is intermediate code generator. Intermediate code generator. Okay, now output of that intermediate code generator is passed via next phase of compiler, that is code optimizer. That is code optimizer. Output of code optimizer is passed via next phase of compiler. नेक्स्ट फेज ऑफ कंपाइलर कौन सा है? सो वी कैन से दैट इट इज कोड जनरेशन फेज. कोड जनरेशन. इट गिव्स यू अ टारगेट कोड. ये आपको टारगेट कोड देता है. व्हाट विल बी अ टारगेट? तो सोर्स कोड एग्जैक्टली व्हाट वी कैन से दैट कंप्लीट इज अ कंपाइलर. दैट कंप्लीट इज कॉल्ड अ कंपाइलर. सो हम क्या कहते हैं कि हम कंपाइलर जो लेके चल रहे हैं दैट कंप्लीट इज अ कंपाइलर. सोर्स कोड दिया, फाइनल प्रोसेसिंग हुई और हमें टारगेट कोड मिला, दैट इज कंपाइलर. सो कंपाइलर इज डिवाइडेड इनटू द मल्टीपल फेजेस. हाउ मेनी फेजेस आर देयर? 1 2 3 4 5 6. सो कंपाइलर इज डिवाइडेड इनटू 6 फेजेस. समहाउ कहीं कहीं 5 फेज कंपाइलर भी होते हैं. 5 फेज कंपाइलर कब होता है? तो जब अगर सिंटेक्स और सिमेंटिक एनालाइजर को मिला के एक ही फेज बना दिया ना. कुछ कंपाइलर से जो 5 फेज होते हैं तो वो सिंटेक्स और सिमेंटिक का काम एक ही में कर लेते हैं, तो उनको 5 फेज कंपाइलर कहा जाता है. अदरवाइज 6 फेज कंपाइलर होते हैं. ठीक है, अब एग्जैक्टली ऐसा क्यों किया? व्हाई वी आर डिवाइडिंग इनटू द मल्टीपल फेजेस? सारे को मिला के एक ही बना दो. सो व्हाई वी आर डूइंग दिस? सो बेसिक रीजन बिहाइंड दैट इज, सबसे पहले हम सोर्स कोड को पास करते हैं लेक्सिकल एनालाइजर से. ठीक है, सो लेक्सिकल एनालाइजर का कुछ आउटपुट हमें मिलता है. दैट आउटपुट इज कॉल्ड टोकन्स. ठीक है, सो लेक्सिकल एनालाइजर डिवाइड या लेक्सिकल एनालाइजर चेंज सोर्स कोड टू दी टोकन्स. तो ये टोकन्स दे देता है. जो भी आप सोर्स कोड देते हो उसको नंबर ऑफ टोकन्स में डिवाइड कर देता है. ठीक है, नाउ दिस टोकन्स इज पास वाया नेक्स्ट फेज ऑफ कंपाइलर सिंटेक्स एनालाइजर. ये आपको यहां पे देता है पार्स ट्री. सो आउटपुट ऑफ सिंटेक्स एनालाइजर इज पार्स ट्री. ये आपको पार्स ट्री दे देता है. पार्स ट्री को जब हम पास करते हैं नेक्स्ट फेज ऑफ कंपाइलर दैट इज कॉल्ड सिमेंटिक एनालाइजर. सो सिमेंटिक एनालाइजर से पास करने में हम इसको यहां पे कह सकते हैं जो आउटपुट मिलता है दैट इज कॉल्ड एनोटेट पार्स ट्री. ओके, सो इट इज कॉल्ड एनोटेट पार्स ट्री, या फिर हम इसको डेकोरेटेड पार्स ट्री भी कहते हैं. तो एनोटेट पार्स ट्री या डेकोरेटेड पार्स ट्री, या फिर हम कह सकते हैं पार्स ट्री विद सिमेंटिक एक्शन. ओके, दैट इज अवर आउटपुट, पार्स ट्री विद सिमेंटिक एक्शन.
अब इसको हम पास करते हैं इंटरमीडिएट कोड जनरेटर से, तो यहां पे हमें मिलता है इंटरमीडिएट कोड, इंटरमीडिएट कोड। नाउ दैट इंटरमीडिएट कोड इज पास वाया नेक्स्ट फेज ऑफ कंपाइलर, दैट इज कोड ऑप्टिमाइजर। तो कोड ऑप्टिमाइजर से हम इसे पास करते हैं, तो हमें यहां पे मिलता है ऑप्टिमाइज्ड कोड, और फिर इस ऑप्टिमाइज्ड कोड को हम पास करते हैं कोड जनरेटर से, ये हमें दे देता है टारगेट कोड। तो ये बेसिक वी कैन से दैट की तरीका है आपकी जो सीक्वेंस है उसको पास करने का। तो सबसे पहले टोकन्स मिलेंगे, पार्स ट्री मिलेगी, एनोटेट पार्स ट्री मिलेगी, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, कोड ऑप्टिमाइजर, टारगेट कोड। ओके, इसके अलावा कंपाइलर का एक तो काम ये हमें क्लियर हो गया कि हाँ सर सोर्स कोड से टारगेट कोड में चेंज करना है। इसके अलावा और को क्या काम है, तो वी कैन से दैट द अनदर वर्क ऑफ कंपाइलर दैट इज कॉल्ड एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग इज ऑल्सो वर्क ऑफ कंपाइलर। ओके, तो ये एरर हैंडलिंग का काम भी करता है। एरर हैंडलिंग से मतलब क्या, तो अगर आपने सी का कंपाइलर बनाया है, ठीक है, आपने इनपुट, आपने प्रोग्राम लिख दिया जावा में, क्या कंपाइलर पास करेगा? नहीं करेगा। तो फिर उसको क्या करना चाहिए? उसको एरर जनरेट करनी चाहिए। यस, सो दैट इज द वर्क ऑफ कंपाइलर कि अगर इनपुट उस स्पेसिफिक लैंग्वेज का नहीं है तो उसे एरर देनी है। एरर कौन कौन से फेजेस पे जनरेट होती है? लेक्सिकल एनालाइजर गिव्स एरर, तो हो सकता है कि वो आपका पहला फेज ही पास ना करे तो यही एरर जनरेट हो जाए। सो लेक्सिकल एनालाइजर से एरर आती है, सिंटेक्स एनालाइजर से एरर आती है, सिमेंटिक एनालाइजर से एरर आती है। सो व्हाट वी कैन से देयर आर डिफरेंट phases that generates error, so that would be the handling, उसको हैंडल करने का काम किसका है? कंपाइलर का है। इसके अलावा एक और काम है, what is the another work of compiler? So we can say that the another work of compiler is symbol table updation. Symbol table updation. Okay, we'll discuss that symbol table updation in detail, बट इन शॉर्ट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि सिंबल टेबल अपडेशन का काम क्या है। तो सिंबल टेबल इज सिंपली अ डेटा स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट सम इंफॉर्मेशन अबाउट दिस प्रोसेसिंग। ठीक है, आपने सोर्स को पार्ट किया लेक्सिकल से, आपने बोला टोकन में जनरेट होगा, तो किसके लिए कौन सा टोकन जनरेट होगा, या वो टोकन किस टाइप का है, या उसकी एट्रीब्यूट वैल्यूज क्या है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो सिंबल टेबल में होती हैं। तो अगर वो ऑलरेडी सिंबल टेबल में है, मतलब सिंपली वी कैन से दैट इट स्टोर अ मेटा डेटा, तो ये उसको यूज कर लेगा। बट अगर वो इंफॉर्मेशन सिंबल टेबल में नहीं है तो ये कंपाइलर उस सिंबल टेबल में उस इंफॉर्मेशन को क्या कर देगा? अपडेट कर देगा। सो दैट इज द वर्क ऑफ कंपाइलर, और इस तरीके से कंपाइलर आपका काम करता है। सो दे आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ कंपाइलर। ओके, सो लेट्स वन बाय वन हम हर एक फेज को डिस्कस करते हैं इन शॉर्ट, कि एक इनपुट स्ट्रिंग लेके देखते हैं कि किस तरीके से कंपाइलर उस स्ट्रिंग को पास करके फाइनली टारगेट कोड को जनरेट करेगा। ठीक है, उसके बाद हम हर फेज को डिटेल में लेंगे, लाइक लेक्सिकल एनालाइजर दैट वी नीड टू डिस्कस इन डिटेल, सिंटेक्स एनालाइजर दैट वी नीड टू डिस्कस इन डिटेल, और अल्टीमेटली अगर हम लोग बात करें कि कंपाइलर का सिलेबस क्या है सर, सो दैट इज ओनली द सिलेबस, वी नीड टू डिस्कस ईच एंड एवरी फेज इन डिटेल, दैट इज द सिलेबस। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं in short what would be the work of this, and then we'll discuss that each and every phase in detail, and that would be the syllabus of GATE. Okay, now see here, supposed to be we have a instruction like a equal to b plus c multiply by 60. okay, ये हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है a इक्वल टू बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाई 60। इस एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंग मुझे टारगेट कोड जनरेट करना है। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको पास करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू पास दैट वाया फर्स्ट फेज ऑफ कंपाइलर दैट इज कॉल्ड लेक्सिकल एनालाइजर। ओके, तो आपने इसको किससे पास किया? फर्स्ट फेज लेक्सिकल एनालाइजर से। सो आउटपुट क्या आएगा? सो सी हियर, व्हेन वी आर पासिंग दिस विद द हेल्प ऑफ एले, देन व्हाट इज आउटपुट? So lexical analyzer divide that specific to number of tokens. अब tokens generally generate कैसे होते हैं?
सो LA जनरेट टोकन करस्पॉन्डिंग टू कीवर्ड, कीवर्ड के लिए टोकन जनरेट होते हैं, आइडेंटिफायर्स के लिए टोकन जनरेट होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए टोकन जनरेट होते हैं, ऑपरेटर्स के लिए टोकन जनरेट होते हैं, एंड ऑफ स्ट्रिंग को शो करने के लिए टोकन जनरेट होता है, कांस्टेंट के लिए टोकन जनरेट होता है, जितने भी डेलिमिनेटर्स होते हैं उनके लिए टोकन जनरेट होता है, जितने भी आपके स्पेशल अगर कोई कैरेक्टर्स हैं जिनका स्पेसिफिक मीनिंग है उनके लिए टोकन जनरेट होता है. सो देयर इज अ टोकन फॉर डिफरेंट लेक्सिम्स. तो सभी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या होता है, टोकन जनरेट होता है. लाइक A इक्वल टू B प्लस C मल्टीप्लाई बाय 60 if you are passing this with the help of lexical analyzer. So just see here A, B, C, what we can say, they are identifier या ये variables है जिनकी कुछ value हो सकती है. So इनके लिए token generate होगा. So ID1 that is for A, identifier ID2, ID3. Now see here what we can say, assignment is an operator, तो इसके लिए एक operator token generate होगा, operator 1, plus is another operator, so that is operator 2, multiplication is another operator, that is operator 3, 60 is a constant value, so corresponding to that is another token, that is constant C1. okay, so हर value के corresponding constant हर specific character अगर वो identifier है, token है, जिस टाइप का है उस टाइप का token क्या होता है, जनरेट हो जाता है. ये कौन करता है, लेक्सिकल एनालाइजर करता है. कैसे करता है, सो एग्जैक्टली ये क्या करता है, ये इस इनपुट स्ट्रिंग को रीड करता है. इट रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, और वो पैटर्न की मैचिंग करता है, वो पैटर्न्स मैच करता है. उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ पे होती है, तो वी कैन से दैट कि वो जो एले का इम्प्लीमेंटेशन होता है, बेसिकली लेक्सिकल एनालाइजर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा. ठीक है, तो या फिर हम बात करें कि हमें यहाँ पे रेगुलर लैंग्वेज जनरली हम लोग यूज करते हैं. सो हम इस पर्टिकुलर को LA से पास करते हैं, वो टोकन्स में जनरेट करता है. अब वो FA से कैसे पास होता है, FA कैसे बनता है, विल डिस्कस दैट इन डिटेल. बट अभी के लिए हमें सिर्फ इतना समझना है कि अगर हमने इसको पास किया लेक्सिकल एनालाइजर से तो हमें क्या मिल गए, टोकन्स मिल गए. ठीक है, नाउ व्हाट टू डू, वी आर पासिंग दिस टोकन विद द हेल्प ऑफ सेकेंड फेज ऑफ कंपाइलर, दैट इज कॉल्ड सिंटैक्स एनालाइजर. सिंटैक्स एनालाइजर. सो सिंटैक्स एनालाइजर क्या करता है, सो सिंटैक्स एनालाइजर जनरेट पार्स ट्री करस्पॉन्डिंग टू दिस. अब पार्स ट्री वो कैसे बनाएगा, तो जनरली सिंटैक्स एनालाइजर के पास होती है ग्रामर, दैट इज कॉल्ड अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. अब बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, इफ यू आर पासिंग अ स्ट्रिंग विद द हेल्प ऑफ दैट ग्रामर, इफ दैट स्ट्रिंग इज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ग्रामर, अगर वो स्ट्रिंग उस ग्रामर से जनरेट होती है तो पार्स ट्री मिल जाती है. जनरली थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में हम लोग ये चीजें देखते हैं कि हाउ वी कैन पास अ स्ट्रिंग विद द हेल्प ऑफ ग्रामर एंड हाउ वी कैन जनरेट अ पार्स ट्री. तो इससे हमने पास किया, इफ दैट स्ट्रिंग इज जनरेटेड बाय दिस ग्रामर तो पार्स ट्री मिल जाएगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी. तो उसी पॉइंट पे सिंटैक्स एनालाइजर एरर जनरेट कर देगा. यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होगी ये कौन सी लैंग्वेज की होगी, तो वी कैन से दैट यस इट इज फॉर अ लैंग्वेज सी लैंग्वेज का होगा. इसको आपने पास किया सी लैंग्वेज से, इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से. अगर ये सी लैंग्वेज की स्ट्रिंग है, मतलब अगर ये सी लैंग्वेज में ये एक्सप्रेशन आप लिख सकते हो तो पार्स ट्री बन जाएगी, नहीं लिख सकते हो तो एरर आ जाएगी. सी हियर, सो हियर व्हेन वी आर पासिंग दिस विद द हेल्प ऑफ दैट कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, सो व्हाट वी कैन से दैट कि यहाँ पे सपोज पार्स ट्री बन गई लाइक दैट, लाइक 60 क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन विद सी. सपोज ग्रामर ने क्या किया, मल्टीप्लाई किया है ना, पार्स ट्री बनाया, फिर उसका एडिशन किया उसने किसके साथ, बी के साथ. सो दैट एडिशन विद बी and then assign that value to A like this. So इस तरीके से पार्स ट्री जनरेशन हो गया. Now what we want, we need to pass that output with the help of next phase of compiler. कौन सा है वो, semantic analyzer. अब semantic analyzer का काम क्या है, ये semantic action परफॉर्म करता है. या फिर हम कह सकते हैं कि syntax analyzer यहाँ पे चेक कर रहा है कि जो आपका एक्सप्रेशन है वो सिंथेटिकली करेक्ट है या नहीं, मतलब उसका सिंटेक्स सही है या नहीं. बट लेक्सिकल सिमेंटिक एनालाइजर क्या करता है, उसके सिमेंटिक की बात करता है. सिमेंटिक से मतलब क्या है कि लॉजिकली वो सही है या नहीं. ठीक है, देयर इज एनी लॉजिकल एरर और नॉट. सो लाइक दिस, जस्ट हियर सिमेंटिक एनालाइजर का एक काम होता है टाइप चेकिंग भी करना. सपोज टू बी A, B, C ये तीनों फ्लोट वैल्यू थी, फ्लोट वेरिएबल थे, और 60 आपने कांस्टेंट लिया है, ये इंटीजर वेरिएबल है. व्हाट यू आर परफॉर्मिंग ऑपरेशन बिटवीन फ्लोट एंड इंटीजर. तो बेसिकली अगर दो डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यूज के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है
तो वहाँ पे हमें टाइप कास्टिंग करनी होती है। अब टाइप कास्टिंग दो टाइप से होती है, एक होती है ऑटो टाइप कास्ट जो कि सी में होता है, और एक होता है कि आपको एक्सप्लिसिटली टाइप कास्ट करना होगा, मतलब यू नीड टू चेंज दैट इंट टू फ्लोट, ओके, जो कि जावा में होता है। तो कुछ कंपाइलर्स होते हैं जो खुद टाइप कास्ट कर देते हैं, कुछ कंपाइलर होते हैं जो टाइप कास्ट करवाते हैं, मतलब उसके लिए आपको कोड लिखना पड़ता है। सी हियर, जब सिमेंटिक एनालाइजर से हम इसको पास करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, असाइन ए प्लस बी स्टार सी दैट इज 60 तो है, लेकिन अब ये इसने क्या करा, इंट टू फ्लोट, मतलब इसने कन्वर्जन करना है इंट टू फ्लोट। इंट टू फ्लोट कन्वर्ट करके करेगा क्या ये, तो सिंपली इसकी प्लेस पे इंट टू फ्लोट 60 इसको परफॉर्म ये करना है, और नाउ इट बिकम 60.0। सो ये क्या हो गया, ये फ्लोट वैल्यू हो गई। ये सिमेंटिक एनालाइजर का काम है। सो इट वांट टू परफॉर्म सिमेंटिक एक्शन ओवर दिस, तो सिमेंटिक एक्शन को परफॉर्म करता है। सिमेंटिक एक्शन परफॉर्म कर दिया सर, अब क्या करना है, सो नाउ वी नीड टू पास दैट वाया इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, IMG से पास करते हैं, ठीक है। सो इंटरमीडिएट कोड जनरेटर का क्या काम है, सो जस्ट हियर व्हेन वी आर पासिंग दिस पर्टिकुलर विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, जब IMG से आप इसको पास करते हो तो आपको आउटपुट में क्या मिलता है, इंटरमीडिएट कोड मिलता है, जिसको हम जनरली कहते हैं 3 एड्रेस कोड, ओके। तो वो इसको 3 एड्रेस कोड में चेंज कर देता है। हाउ 3 एड्रेस कोड, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले C × 60 से होगा, इस रिजल्ट को हमने स्टोर कर लिया T1 में, ओके। 3 एड्रेस कोड का मतलब होता है मैक्सिमम एड्रेस लोकेशन 3 होनी चाहिए उसमें, ठीक, 1 2 3 या 3 ऑपरेंड्स होने चाहिए। फिर ये रिजल्ट को B में ऐड करना है, B प्लस दैट रिजल्ट T1 स्टोर कहाँ पे हुआ, T2 में, लाइक दिस। अब हम क्या कह सकते हैं कि ये जो पूरी वैल्यू है इसको हमें असाइन करनी है, किसको, A को, असाइन टू A, दैट इज intermediate code. Got my point? Now this code is passed via next phase of compiler, that is code optimizer. अब देखिए कोड ऑप्टिमाइजर का काम क्या है, तो वो क्या करेगा कि जो स्पेसिफिक कोड है, क्या इस पे कोई ऐसी टेक्निक अप्लाई करे जिससे या तो ये कोड की लेंथ कम हो जाए, या उसका एग्जीक्यूशन टाइम कम हो जाए, या फिर इसमें कुछ ऐसा कोड हो जिसका आउटपुट जनरेट करने की जरूरत नहीं है, उसको हटा दे। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैन वी से दैट कि T1 का मल्टीप्लीकेशन आपने 60 में किया, ठीक है, C × 60 T1 में स्टोर किया, एट द प्लेस ऑफ दैट T2 कैन वी डायरेक्टली पुट A, स्टिल इट इज इंटरमीडिएट कोड तो है, बट नाउ इट इज ऑप्टिमाइज्ड। या 3 इंस्ट्रक्शन के लिए कोड जनरेट करना पड़ा था, अब सिर्फ 2 इंस्ट्रक्शन के लिए कोड जनरेट करना पड़ेगा। गॉट माई पॉइंट? सो दैट इज ऑप्टिमाइज्ड। नाउ वी नीड टू पास दैट वाया कोड जनरेशन फेज। ये क्या करेगा, तो ये सिंपली इसके करस्पॉन्डिंग टारगेट कोड जनरेट कर देगा। इफ योर टारगेट कोड इज असेंबली, तो यहां पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई T1, C, 60, एडिशन A, B, T1, मतलब असेंबली में आपको कोड मिल गया। बट अगर सपोज टू भी ये आपका टारगेट नहीं था, आपका टारगेट था मशीन कोड, तो मशीन कोड आपने CSO में जनरली पढ़ा होगा, पहले ऑप कोड होता है, फिर ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2, ऑपरेंड 3, लाइक दिस, है ना, डिफरेंट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होते हैं। तो सपोज मल्टीप्लीकेशन का ऑप कोड था 101, जब भी 101 लिखते हैं तो मल्टीप्लीकेशन होता है। ऑपरेंड 1, T1 का कोई मेमोरी लोकेशन था 1010, T2 का मेमोरी लोकेशन था 1100, और 60 का कुछ, 60 इज ऑप कोड वैल्यू डायरेक्टली, तो 60 का जो भी बाइनरी होगा, व्हाट विल बी द बाइनरी 60, यहाँ लिख दिया। ये टारगेट कोड जनरेशन हो गया, बाइनरी में हो गया। तो इट डिपेंड्स कि जो कोड जनरेटर फेज है वो आप असेंबली चाहते हो तो असेंबली में करवा लो, आप टारगेट डायरेक्ट बाइनरी में चाहते हो तो बाइनरी में करवा लो। सो दैट इज एग्जैक्टली द प्रोसेस, है ना। तो ये इस तरीके से एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग पास होती है सारे फेजेस से, और फाइनल हमें आउटपुट मिलता है। गॉट माई पॉइंट?